नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपको मेरे YouTube चैनल पे सिविल्स बाबा पे। आज हम पॉलिटी के ही लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे एंड ये पॉलिटी का लक्ष्मीकांत का दूसरा चैप्टर मैं कवर करूँगा, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो हम लोग और लेट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फैक्ट अगेन मैंने डाला है और इम्पॉर्टेंट जो भी जजमेंट मतलब कीवर्ड्स वगैरह होंगे या फिर जो हिस्टोरियंस क्या बोले हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, वो सब आपको ये दिखेगा इसमें, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1934 में आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एम.एन. रॉय के द्वारा ये दिया गया था। ही वॉज अ पायोनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, एम.एन. रॉय। ओके, 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, डिमांड एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल इन अगस्त ऑफ 1940। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946 अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। तो ये सब जो मैं बता रहा हूँ कि एम.एन. रॉय ने कब आइडिया डाला था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो 1934 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कब ऑफिशियली डिमांड को एक्सेप्ट किया था, या फिर कब इन प्रिंसिपल डिमांड को एक्सेप्ट किया गया था ब्रिटिश के द्वारा। ये सब जो ईयर्स है उसे आप याद रखेंगे, क्रोनोलॉजिकली याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, और वो फिर आप भूलेंगे नहीं बार बार, है ना। तो आप इस तरीके से देखेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा मूव किया गया था दिसंबर 13 में 1946, एंड वो एक्सेप्ट किया गया जनवरी 22 1947। ओके, तो यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बेस पे ही प्रियम्बल हम लोग को अडॉप्ट किया गया, उसी के बेस पे ही, एंड उसमें बहुत सारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स वगैरह थे उसमें कवर किया गया, है ना। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 मेड फॉलोइंग 3 चेंजेस इन पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 3 चेंजेस मेड, तो वही 3 चेंजेस वो लाया है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। पहला क्या है कि द असेंबली वाज मेड अ फुल्ली सॉवरेन बॉडी विच कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन इट प्लीज्ड। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सॉवरेन बन गया और वो कैसा भी कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर सकता था। दिस इज द फर्स्ट चेंज। दूसरा क्या है कि ये लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में भी काम कर रहा था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इट वाज नॉट जस्ट फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन बट ऑल्सो बिकेम अ लेजिस्लेटिव बॉडी, एंड जो मुस्लिम लीग मेंबर्स हैं वो विदड्रॉ करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, क्योंकि अलग पाकिस्तान कंट्री बनाया गया था, है ना। फिर अदर फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो पहला फंक्शन क्या है कि रेटिफाइड कॉमनवेल्थ मेंबरशिप इन मई 1949। अब ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर आपको 5 ये पॉइंट्स दिए गए हैं, 5 फैक्ट है जिसको आप क्रोनोलॉजिकली याद रखेंगे। मल्टीपल टाइम्स यूपीएससी के प्रीलिम्स में, बीपीएससी के प्रीलिम्स में ये मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है, और अदर एग्जाम्स में भी आई एम श्योर। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, है ना। तो पहला सबसे पहले मई 1940, सबसे पहले आप ऐसे ध्यान दीजिएगा, रेटिफाइड कॉमनवेल्थ मेंबरशिप इन मई 1949, मई 49 में। ठीक है, अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग ऑन जुलाई 22 1947। देखिए इसका आप एक निमोनिक्स ऐसे करके याद कर सकते हैं आप कि ऐसा नहीं हो सकता है कि कंट्री को इंडिपेंडेंस मिल गया उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि हाँ इसका नेशनल फ्लैग क्या है, राइट। मतलब वो पहले इंडिपेंडेंस के पहले वो डिसाइड होगा। तो आप ये ऐसे करके ध्यान में रखिएगा कि जो नेशनल फ्लैग का अडॉप्शन था वो इंडिपेंडेंस के पहले हुआ था। तो पहले हम लोग को इंडिपेंडेंस तो मिला था 15 अगस्त को, राइट, 15 अगस्त 1947। तो ये जुलाई 22 1947 को हम लोग नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट करिए थे, एंड 22 जुलाई को हम लोग भी झंडा दिवस मनाते हैं, राइट। तो और तीसरा फैक्ट क्या है कि अडॉप्टेड नेशनल एंथम ऑन जनवरी 24 1950।
फाइनल असेंबली ये हुआ था, इसी दिन सब लोग साइन वगैरह किए थे, ठीक है। और उसी दिन सॉन्ग को भी अडॉप्ट किया गया था। एंड इलेक्टेड राजेंद्र प्रसाद एज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 24, 1950। तो जनवरी 24 यहाँ पर आपको 3 फैक्ट बस याद रखने हैं। वो फैक्ट क्या है? सबसे पहले एंथम का, सबसे पहले फ्लैग का आपको ऐसे याद रखना है कि इंडिपेंडेंस के पहले ऑफ कोर्स ये फ्लैग अडॉप्ट करेगा। दूसरा फैक्ट ये रखेंगे कि कॉमनवेल्थ का मेंबरशिप लिया था, इसको बस आपको याद रखना है कि बीच में मई 1949 में, ठीक है। तीसरा फैक्ट ये है कि 24 जनवरी 1950 को नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम एंड प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट को चुना गया, ठीक है। तो ये तीनों चीज ध्यान में रखिएगा। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो टोटल 11 सेशन में चला। एंड इसका ईयर स्पैन क्या था? 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज। तो इतने टाइम तक ये चला, 11 सेशन में टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चला, उसका ड्यूरेशन ये था। और 2 साल 11 मंथ 18 डे ऐसे करके याद रखिएगा कि 3 साल में 12 दिन कम में ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है। इट रैंसैक्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मोर देन 1860 कंट्रीज। रैंसैक्ड मतलब उलट पुलट करके एकदम पूरा देखना कि इसके क्या फीचर्स होते हैं। जो बेस्ट पार्ट अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में होते थे उसको अडॉप्ट किया जाता था, और जो अच्छे नहीं होते थे, हमारे लिए सूटेबल नहीं होते थे, उसको रहने दिया जाता था। तो दैट्स हाउ, मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो काफ़ी रोबस्ट है। रीज़न बीइंग कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन थे उसके बेस्ट पार्ट को इंटीग्रेट किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एंड मॉडिफाई किया गया है टू सूट आवर नीड्स एंड डिमांड, ओके। सो और इसको बनाने में 64 लाख का खर्च हुआ है। फाइनल असेंबली जैसा मैंने बताया था 24 जनवरी 1950 को हुआ था, और इस दिन 3 काम ऐसा करके हुआ था, और सिग्नेचर वगैरह इस दिन ही हुआ था। During second reading, clause by clause consideration, as many as 7,653 amendments were proposed, and 2,473 were actually discussed in the assembly. समझ रहे हो आप मेरी बात? तो जब क्लाउज बाय क्लाउज का कंसिडरेशन हो रहा था सेकेंड रीडिंग के दौरान, तो 7653 अमेंडमेंट प्रपोज किए थे। जब पब्लिक के फीडबैक के लिए पब्लिश किया गया था ना कि आप क्या सोचते हो बताओ इसके बारे में, तो यही है कि इतने प्रपोज किए गए थे और इतना तो एक्चुअली मतलब डिस्कस भी किया गया था। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रोबस्ट है, क्योंकि उस टाइम के जो भी इंटेलेक्चुअल्स के थॉट्स वगैरह थे अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, वो उसको इंटीग्रेट करने का ट्राई किया गया था काफ़ी हद तक, ठीक है। फिर नवंबर 26, 1949 अ प्रीएम्बल 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल। नवंबर 26, 1949 तक कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था, राइट? आप लोगों को पता है। उसमें एक प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल थे एंड 8 शेड्यूल थे। आज आप कमेंट बॉक्स में ये बताना कि नवंबर 26, 1949 को ही तैयार तो हो गया था, बट हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 को क्यों कॉन्स्टिट्यूशन डे क्यों अडॉप्ट किए थे, एंड 26 जनवरी को ही क्यों कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, तो ये आप बताइएगा। रिपब्लिक डे मनाते हैं, सॉरी। सो अम्बेडकर के बारे में है, वो ड्राफ्टिंग कमीशन कमेटी के चेयरपर्सन थे, प्रेसिडेंट थे, तो आपको पता है। तो अम्बेडकर नोन फॉर हिज लॉजिकल, फोर्सफुल एंड परसुएसिव आर्गुमेंट, इसीलिए फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें बोला जाता है। ही वॉज अ ब्रिलियंट राइटर, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट एंड अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ डिप्रेस्ड क्लास। चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो थे, इस कारण इन्हें मॉडर्न मनु कहा जाता है। तो ये जो इधर तो आप देख रहे होंगे ये सब प्रीलिम्स से रिलेटेड है, राइट? इवन मेंस में भी आपको काम आएगा, बट यहाँ पर देखिए वही मैं बोल रहा था कि प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए भी सारे कंटेंट्स को मैंने छाटा है। तो अगर अम्बेडकर के बारे में कुछ ये रहेगा, आप ये कीवर्ड्स लिखते हैं, नोन फॉर हिज लॉजिकल, फोर्सफुल एंड परसुएसिव आर्गुमेंट, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिलियंट राइटर, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ डिप्रेस्ड क्लास, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
मॉडर्न मनु, दीज आर द कीवर्ड्स एंड यही आपको मार्क्स फिच करवाएंगे मेंस में। तो इसे आप बार बार पढ़ेंगे, दिमाग में अगर सेट हो गया ना तो फिर और आप इसको रिप्रोड्यूस करते हो मेंस में तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या था? तो इट वाज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, क्योंकि इलेक्शन नहीं हुआ था ना, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू हुए थे, नॉमिनेशन के थ्रू हुए थे, दैट्स वाई इसका क्रिटिसिज्म यही होता है। नॉट अ सॉवरेन बॉडी, आप जानते कि इसका जो तो आप जानते हैं इसका जो भी कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था वो अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ था, क्राउन के अंडर हुआ था, तो इसे फुल्ली सॉवरेन तो नहीं बोल सकते, तो इसके बेसिस पे भी क्रिटिसिज्म होता है। टाइम कंज्यूमिंग, ये देखिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन 4 मंथ में तैयार हो गया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को टाइम कितना टाइम लगा? 2 साल 11 मंथ 18 डेज। तो टाइम कंज्यूमिंग था, इसलिए नजीरुद्दीन अहमद जो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे उन्होंने ड्रिफ्टिंग कमेटी बोला, जो ड्राफ्टिंग कमेटी था उसको ड्रिफ्टिंग कमेटी बोला, क्योंकि वो ड्रिफ्ट हो रहा था कभी इधर कभी उधर, और इसके लिए वो काफ़ी टाइम लगा बनाने में कॉन्स्टिट्यूशन को। डोमिनेटेड बाई कांग्रेस, तो मतलब कांग्रेस के पर्सन लोग बहुत ज़्यादा थे, इसलिए इसको डोमिनेटेड बाई कांग्रेस बोला। एंड ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या बोला? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज वन पार्टी बॉडी इन एन इसेंशियली वन पार्टी कंट्री। द असेंबली वाज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस वाज इंडिया। समझ रहे आप मेरी बात को? तो और 5वां क्रिटिसिज्म क्या है? लॉयर्स पॉलिटिशियन का डोमिनेशन था। अदर मेंबर जैसे इंटेलेक्चुअल्स या फिर इंजीनियर्स, ये सब का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम था। और लॉयर ये था, इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है ना, क्योंकि लॉयर्स भरे पड़े थे। अब महात्मा गांधी तो नहीं थे, अम्बेडकर का देख लीजिए, राजेंद्र प्रसाद का देख लीजिए, ऐसे ही एकदम भरे पड़े थे, बस लॉयर्स बड़े पड़े थे, जिसके कारण हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स वर्ड्स एंड टर्म्स में लिखा गया है, जो कॉमन मैन को पढ़ने के लिए इतना इजी नहीं होगा। फिर डोमिनेटेड बाय हिंदूज, लॉर्ड विस्कॉन्ट साइमन बोले, क्या बोला है? इट इज़ द बॉडी ऑफ हिंदूज। विंस्टन चर्चिल क्या बोला? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया। समझ रहे हो? बस हिंदू को रिप्रेजेंट कर रहा था। बट क्या आप ये इन सभी बातों से पूरी सहमत होंगे? कोई क्रिटिसिज्म तो सही है, मतलब जैसे ये यहाँ पे लॉयर पॉलिटिशियन का डोमिनेशन सही बोलेंगे, डोमिनेटेड बाय कांग्रेस सही बोलेंगे, टाइम कंज्यूमिंग सही बोलेंगे, नॉट अ सॉवरेन बॉडी, आई डोंट नो, मतलब इसमें मैं सही भी बोलूँगा गलत भी बोलूँगा, बट ये नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, ये इसे मैं गलत बोलूँगा, क्योंकि उस टाइम के जितने भी बिस्ट माइंड्स थे, एक्टिव जो इंडिया के नेशनलिस्ट थे, वो ऑलमोस्ट सारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन था, डोमिनेटेड बाय हिंदूज। इसे भी मैं गलत बोलूँगा, क्योंकि उस टाइम पे जितने भी अदर रिलीजन के जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स थे, उन लोग का भी रिप्रेजेंटेशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो ये भी क्रिटिसिज्म गलत होगा। फिर ये क्या है? 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987, इट इंसर्टेड आर्टिकल 394A, जो किस चीज़ में डील करता है? हिंदी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सब चैप्टर 2 के फैक्ट्स हैं, कुछ आपको फीड मटेरियल है मेंस के लिए, बाकी आपको ये सब कीवर्ड्स है, आपको आपके मेंस में अगर आएगा क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, तो आपको बस यही 5-6 पॉइंट याद करने हैं, बाकी फीडर मटेरियल तो आपके माइंड में रहेगा अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे। एंड अगेन मैंने बोला कि दीज वीडियोज आर नॉट फॉर दोज जो चाहते हैं कि बस लेक्चर से उनका काम चल जाए और लक्ष्मीकांत पढ़ना ही नहीं पड़े।
आपको लक्ष्मीकांत तो पढ़ना ही पड़ेगा, आपको कोई भी वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ा सकता है, फिर वो अनलिमिटेड टाइम लगेगा। आई एम मेकिंग दीज वीडियोस कि आपको रिवीजन में बहुत आसानी हो और जल्दी से एग्ज़ाम के टाइम में जब प्रेशर में होते हैं तो आपको वापस से पलटना ना पड़े या फिर आपको नोट्स ना बनाना पड़े। तो ये उन लोगों के लिए है। तो ये सब चीज़ आप अगर एक जगह पर इतने में होगा, आप लक्ष्मीकांत में देखेंगे तो ये जो 5-6 लाइन है इसको एक्सप्लेन किया है पूरा। तो अगर आप वो एक्सप्लेनेशन पढ़कर आते हैं उसका फिर आपको बस ये की टर्म्स कीवर्ड्स याद करने हैं। फिर आपको ये याद करना है नजीरुद्दीन अहमद ने क्या बोला, ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या बोला, विस्कंट साइमन ने क्या बोला, चर्चिल ने क्या बोला। अगर ये सब याद रह गए ना, यही सब आपको मार्क्स फिच करवाएंगे, अदरवाइज जनरलिस्ट लिख कर आप आ जाएंगे, है ना। तो आज का ये वीडियो ख़त्म करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक एंड सब्सक्राइब और गिव मी अ कांस्टेंट फीडबैक कि व्हाट आई शुड इम्प्रूव। थैंक यू गाइस, बाय।